Hi, this is Shwet Prakash Srivastava and today we'll study about buffer solution. तो हम buffer solution देखते हैं, इसकी basic definition. It is an aqueous solution which resists the pH change on dilution or on addition of small amount of an acid or base. यानी कोई ऐसा solution, aqueous solution जिसमें अगर हम उसको dilute करें further या उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालें तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो पीएच चेंज नहीं होगा से क्या मतलब है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएच चेंज नहीं होगा, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। हम कोई एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसका पीएच 5 है। 5 पीएच होने का मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, ये हम सबको पता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन है, इसको मैं अगर फर्दर डाइल्यूट करूंगा, दैट मींस कि मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा, तो क्या होगा कि इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। डाइल्यूट करने से क्या होता है कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी पीएच की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, यानी जो सॉल्यूशन होगा बेस की तरफ जाएगा, यानी वो सॉल्यूशन एसिडिक कम हो जाएगा। द सॉल्यूशन विल लूज इट्स एसिडिक कैरेक्टर। यानी क्या होगा, हमने डाइल्यूशन किया, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन था उसका पीएच चेंज हो गया और वो पहले के जो सॉल्यूशन था उसके जैसा नहीं रहा। लेकिन जो बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें अगर हम डाइल्यूशन भी करेंगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जब हम कह रहे हैं कि अगर हम सॉल्यूशन में हमने कोई एसिड या बेस डाला तो भी पीएच चेंज नहीं होगा। सपोज कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है जो हमने पहले लिया था, pH 5 है, उसमें अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल देता हूं तो क्या होगा, एसिड डालने से H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी यानी हमारा जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक की तरफ बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, pH की वैल्यू कम होगी और सॉल्यूशन अब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सिमिलर केस बेस के साथ भी होगा। बट जो हमारे सॉल्यूशंस हैं बफर सॉल्यूशंस, उसमें जब हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उनकी पीएच की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दैट मींस कि इट रेजिस्ट्स द पीएच चेंज। अब टाइप्स देखते हैं इसके। तो जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला एसिडिक बफर क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, बेसिक बफर होता है, और वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस एसिडिक सॉल्ट। अब एक चीज यहां पे नोट करने वाली बात है जो शायद आप ध्यान न दे पा रहे हो कि वीक, ये जो हमने कहा कि वीक एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट, और यहां कहा वीक बेस प्लस एसिडिक सॉल्ट। तो ये बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, ये हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि बेसिक सॉल्ट क्या होता है और एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, ताकि देखने के लिए। बाकी आपको अगर एसिड बेस और सॉल्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारी दूसरी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। एक और चीज है कि बफर सॉल्यूशन पूरी तरह से अच्छे से उस पर कमांड करने के लिए हमें एसिड्स, बेस, सॉल्ट के बारे में, इसके अलावा पीएच के बारे में पता होना चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास लिमिटिंग एजेंट का, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप बफर सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस आसानी से करना चाहते हैं तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से रिवाइज या देखना हो। तो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। तो हमें पता है कि एसिड और बेस पहचानने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स थे, अर्लीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुइस कॉन्सेप्ट। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट से हम एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर हम उनके एक्सटेंट्स वगैरह देखते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मैं जब बेसिक या एसिडिक बफर की बात कर रहा हूँ तो वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड रिलेटेड है। तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स भी देखने होंगे कि कौन से एसिड्स वीक और कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी जब एसिड और सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट हमारा जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर रिलीज करता है।
तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं दो टर्म्स, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारे चार तरह के होते हैं। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। तो अभी जो चार तरह के सॉल्ट होते हैं उसमें एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है और चौथा वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम बेसिक और एसिडिक सॉल्ट को थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आगे हमें आसानी हो। ठीक है, तो अभी हम एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, जिसमें हमने कहा एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, इसको बिल्कुल सिंपल में समझिए तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट करेगा किसी वीक बेस से तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास, जैसे HCl हो गया है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कोई वीक बेस, तो वीक बेस में आपका क्या हो जाएगा, NH4OH एक वीक बेस है, NH3 एक वीक बेस है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर हम चाहें तो C6H5NH2 ये भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, हमारे वीक बेसेस हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा हमें, एसिडिक सॉल्ट। तो अगर हमने एक ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमने लिया HCl प्लस NH4OH। NH4OH हमने देखा था वीक बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब HCl NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट देगा और वो सॉल्ट क्या होगा, NH4Cl प्लस H2O रिलीज होगी। तो NH4Cl क्या हो गया, एक सॉल्ट है और कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट को एस से लिख दें, कोई इशू नहीं। तो एसिडिक सॉल्ट हमारे पास मिला, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड और वीक बेस। जब ये रिएक्ट किए तो क्या दिया हमारा, एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली जब हम बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे, जब हम यहाँ पे बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे तो बेसिक सॉल्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया। उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसमें क्या था, वीक बेस था, इसमें क्या होगा, वीक एसिड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस देख लेते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो हमें पता है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं उनके जो बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसे करके ऐसी एग्जांपल है। तो CaOH का होल ट्वाइस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, MgOH का होल ट्वाइस, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। वीक बेस की बात करें, वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में क्या आ जाएगा, CH3COOH क्या है, वीक एसिड है। हमने देखा HCOOH की बात करें, ये भी क्या है, एक वीक एसिड है। उसी की तरह और लेना चाहें तो HNO2 जो है ये भी क्या है, वीक एसिड है। ऐसे और बहुत सारे हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप देख सकते हैं। तो अभी हमने कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और कोई वीक एसिड ले लेंगे। तो हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले लिया हमने, NaOH, और वीक एसिड में क्या ले लिया, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड। जब CH3COOH और NaOH रिएक्ट करेगा तो ये क्या दे देगा, ये देगा आपको CH3COONA प्लस H2O, और ये क्या होता है, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो ये सोडियम इथेनोएट जो है CH3COONA, ये क्या एक सॉल्ट है, और सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक एसिड। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट के बारे में
थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आएंगे अपने जो मेन टॉपिक है हमारा बफर सॉल्यूशन। तो हमने बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख ली, एक बार और रिकॉल करेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच की चेन को रेजिस्ट करते हैं ऑन डाइल्यूशन और ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। इतना हम क्लियर है। तो अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम विल स्टार्ट विद एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर में हमें अब तक क्या पता चल गया है कि ये एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या क्या होता है, एक वीक एसिड होता है ना, अभी देखा था हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट भी क्या होता है हमें पता चल गया। हमने एक बेसिक सॉल्ट देखा था, क्या देखा था हमने, CH3COONA, तो इसी को यूज करेंगे। और एक वीक एसिड हमने क्या देखा था, CH3COOH। तो यानी CH3COOH एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट CH3COONA के सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक बफर होगा। अब आते हैं कि ये कैसे बफर रेजिस्ट करता है अपने पीएच के चेन को, ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या होता है। हाँ, तो हमने ले लिया, क्या लिया है, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब एसिडिक एसिड हमें पता है कि वीक एसिड है, हमने पहले ही देख लिया। तो वीक एसिड्स या वीक बेस जो होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वी नो। तो पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो ये क्या बनाएगा, ये डिसोसिएट होकर पहले क्या बनाएगा, CH3COO- प्लस H प्लस, ठीक है, H प्लस देता है इसलिए एसिड है। और पार्शियली डिसोसिएट होता है। पार्शियल डिसोसिएशन को समझने के लिए हम एक कोई भी रैंडम नंबर ले लेंगे। लेट्स सपोज कि ये 100 है ना, और ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, वीक एसिड है, तो बहुत कम अमाउंट CH3COO- का बनेगा और H प्लस का बनेगा। वीक एसिड है, इतना समझ में आ रहा है। तो समझ लेते हैं कि ये 20 क्या हुआ कि 20 जो है ये H प्लस बना दिया और 20 CH3COO- बना दिया। यानी अगर ये 20 बन गया तो ये कितना बचा, 80 ही बचा। 100 था, 100 में से 20 ये बन गया, 20 ये बन गया। तो 80 ये बना और 80 ये रह गया और 20 ये और 20 ये बन गया। तो हम एक यहाँ पे एक बीकर बना लेते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन पूरा है। तो इसमें हमारे पास अब क्या बचा है, 20 अमाउंट ऑफ CH3COOH बचा है और 20 CH3COO- एंड 20 H प्लस बचा है। सॉरी ये क्या है, 80 है, 80 था ना, ये 80 था और 20 ये बचे हुए हैं। यानी सॉल्यूशन में अभी हमारे पास क्या है, CH3COOH बचा हुआ है, CH3COO- और H प्लस है। अब हमने दूसरा जो लिया था, क्या लिया था, एसिडिक बफर में हमने क्या लिया था, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट हमारा क्या था, CH3COONA, यही था हमारा बेसिक सॉल्ट। और ये कैसे बना था, CH3COOH से और NaOH से, ठीक है। तो ये क्या होगा, और ये जो बेसिक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट हो या बेसिक सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं। यानी जितना का जितना है वो पूरा का पूरा इधर बन जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने सिंगल एरो भी बनाया है। तो लेट्स सपोज ये भी 100 है, 100 से हमने मान लिया कि ये 100 क्या बना देगा, 100 CH3COO- प्लस 100 Na प्लस। इतना समझ में आ रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा बेसिक सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये क्या बना दिया, 100 CH3COO- एंड 100 Na प्लस। तो ये भी हमारे सॉल्यूशन में ही है, तो इनको भी यहां लिख लेते हैं, 100 CH3COO- एंड 100 Na प्लस। तो हमारा जो बेसिक जो एसिडिक बफर बना है वो क्या है, इसमें ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। यानी हमारा बेसिक एसिडिक बफर बनके तैयार हो गया।
अब इसमें एक चीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 80-20 और ये जस्ट नंबर्स हैं, ये हमने समझने के लिए लिया है, इसमें हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे H प्लस है, समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट H प्लस का है, कुछ भी हो सकता है, हमारे सॉल्यूशन में 20 हमने ले रखा है, यानी इस H प्लस की वजह से इसका कुछ pH होगा, ठीक है, इसका कुछ pH होना चाहिए। और pH हमने क्या ले रखा है, एसिडिक बफर, यानी इसका pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा, इतना समझ में आ रहा है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको मान लेते हैं कि लेट सपोज इसका pH है 6 है, या आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 4, 5 जो भी मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 5 इसका pH है, एसिडिक बफर है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या होगा कि हमने आपसे कहा था कि जब हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालेंगे तो इसका pH चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि जब हम बोलते हैं कि pH चेंज नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली चेंज नहीं होता है, बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट होते हैं और हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और वो इनसिग्निफिकेंट चेंज क्यों होता है वो भी हम जब मैकेनिज्म को पूरी तरह से देखेंगे तो वहां से हमें समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लिया, तो एसिड हमने क्या ले लिया, लेट्स सपोज हमने HCl ले लिया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCl हमने इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें डाल दिया। जब हम HCl डालेंगे, HCl अपने एक्वा सॉल्यूशन में कैसा दिखता है, HCl अपने एक्वा सॉल्यूशन में हमेशा कैसे होगा, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये हम सबको पता है। अब जो H प्लस की आने की वजह से क्या होना चाहिए था, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जानी चाहिए थी। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि इसके pH की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये सॉल्यूशन एसिड की तरफ मूव करेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा ये हम देखते हैं। तो हमने H प्लस डाला, अब ये नहीं होने के लिए क्या होगा कि इसको कोई यूटिलाइज कर ले। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन यूटिलाइज करेगा। तो हमारे पास पता है कि इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, CH3COO- है, और ये क्या है, CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस है। कोई भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो H प्लस जैसे ही सॉल्यूशन में आएगा वो कैसे न्यूट्रलाइज होगा। तो हमारे पास क्या है, ये H प्लस है और ये CH3COO- है ना। तो ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा हमारे पास, CH3COOH। क्या बन जाएगा हमारा, CH3COO, यानी जितना H प्लस आया वो उसको किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, CH3COO- ने न्यूट्रलाइज करके हमें क्या बना दिया, CH3COOH। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम और आगे देखते हैं कि अब ये जो CH3COOH आया वो क्या होगा, थोड़ा सा ये इधर को भी जाएगा, इसका बहुत स्मॉल पार्ट, क्योंकि ये वीक एसिड है। तो जैसे हमने यहां देखा था कि ये इसका स्मॉल पार्ट क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा ये इधर भी जाएगा, यानी H प्लस फिर से ये बनाएगा और CH3COO- भी रिलीज करेगा। यानी ये जो थोड़ा सा गया ना, ये बहुत थोड़ा सा जो H प्लस बनेगा इस रिएक्शन से पीछे जाएगा। अगर इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे बना दे तो ये क्या देगा, H प्लस प्लस CH3COO-, ये वाला ही रिएक्शन फिर से होगा रिवर्सिबल डायरेक्शन में थोड़ा सा। तो ये जो H प्लस और CH3COO- दिया, इसमें ये जो थोड़ा सा H प्लस आया, इसकी वजह से आपका क्या होगा कि इसकी एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो चेंज है वो इतना माइन्यूट होगा कि उसे हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे इसी सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जनरली जो होता है वो 4.74 क्या होता है इस एसिडिक बफर का, CH3COOH और CH3COO लेते हैं तो इसका pH अराउंड 4.74 आता है। जब इसमें एसिड मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा कम होके 4.68 के करीब चला जाता है, तो वो ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होता है। आगे हम देखेंगे जब इसमें हम लोग बेस ऐड करेंगे, हमने एसिड ऐड करके देख लिया, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बेस। तो कोई बेस ले लिया तो हमने क्या बेस ले लें, NaOH ले लें, ये Na
OH हमने ले लिया। जब NaOH एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो किस तरह से होगा वो क्या होगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस, यानी OH माइनस के आने से क्या हुआ, इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी pH की वैल्यू इसकी बढ़नी चाहिए, बेस की तरफ मूव करनी चाहिए। लेकिन हमने बोला है कि pH में चेंज नहीं होता है, तो देखिए कैसे नहीं होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे CH3COOH भी पड़ा हुआ है। तो जब CH3COOH पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, OH माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो OH माइनस प्लस CH3COOH ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा CH3COO माइनस प्लस H2O रिलीज कर देगा। यानी हमारा OH माइनस जो इस सॉल्यूशन में आया, हमारे NaOH को ऐड करने की वजह से वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज होकर हमें एसीटेट बना दिया। ठीक है सर। तो अब हमारा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, हमने एसिडिक बफर के मैकेनिज्म को हमने समझ लिया। हम एक चीज मेंशन करेंगे कि H प्लस जो था इसे किसने कंज्यूम किया, इसे हमारे CH3COO माइनस ने किया। और हमने कहा था कि ये कॉन्जुगेट बेस है, यानी ये ऑलरेडी बेस है एक, और बेस होने की वजह से इसने क्या किया, इसको कंज्यूम किया है, तो इसे हम कहते हैं रिजर्व बेस। क्या है ये, रिजर्व बेस, रिजर्व बेस। तो CH3COO माइनस जो है हमारा क्या होता है, रिजर्व बेस होता है। सिमिलरली हमारा जो OH माइनस था उसको किसने कंज्यूम किया था, CH3COOH ने किया था। और CH3COOH क्या है, एक एसिड है, ये हमारा एक एसिड है, और इसने इसको कंज्यूम किया, यानी ये रिजर्व एसिड इसको कहते हैं। यानी अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हमारे एसिडिक बफर में हमारे पास एक रिजर्व एसिड था और एक रिजर्व बेस था, जिसकी प्रेजेंस होने की वजह से वो pH के चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि आने वाला जो एक्सटर्नल एसिड है या बेस है उसको वो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो हमें पूरा ये एसिडिक बफर समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे में, बेसिक बफर में। वीक बेस, ठीक है, और इसका एसिडिक सॉल्ट। तो हमने अभी देखा था एसिडिक सॉल्ट क्या था और वीक बेस क्या था। तो वीक बेस में हम एक ले लेते हैं NH4OH, और एसिडिक सॉल्ट जो लेना है वो किसका लेना है, इसी वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, जो सॉल्ट होता है वो क्या कहलाता है, एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। तो हमने अगर NH4OH ले लिया, लेट्स सपोज NH4OH ही है हमारा वीक बेस, इसके साथ हम क्या लेंगे, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, क्या होगा वो, HCl। तो ये क्या दे देगा हमारा, NH4Cl प्लस क्या दे देगा, H2O। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl क्या होगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एसिडिक सॉल्ट क्या हो गया, NH4Cl। तो जब NH4OH और NH4Cl का जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या देगा, हमारा एक बेसिक बफर देगा। क्लियर है। NH4OH क्या है, वीक बेस है, और NH4Cl क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। NH4OH का ही HCl के साथ एसिडिक सॉल्ट। तो अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। सिमिलर मैकेनिज्म होगा जैसे हमने देखा था एसिडिक बफर के लिए। तो एसिडिक बफर के लिए जो हमने मैकेनिज्म देखा था वही होगा। तो हम यहाँ पे फिर से एक बीकर ले लेते हैं, हाँ, बीकर थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। ये बीकर हमने ले लिया। अब हमने शुरू किया, हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक वीक बेस लेंगे, तो वो हमने जो लिया था NH4OH। अब हमें पता है कि जो NH4OH है ये एक वीक बेस है, तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, है ना, पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो हम ले लेते हैं पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो इसमें क्या देगा, ये NH4 प्लस देगा प्लस OH माइनस देगा। सिमिलरली हमने जैसे पहले लिया था, यहाँ 100 ले लिया, और ये डिसोसिएट होकर बस थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ, तो मान लेते हैं 20 डिसोसिएट हुआ, और ये भी 20 डिसोसिएट हुआ। ठीक है, जब ये 20 डिसोसिएट होगा तो ये कितना रह जाएगा, ये
80 रह जाएगा। यानी हम इसको बीकर में अब डाल देते हैं। तो ये क्या हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 20 NH4 प्लस है, 20 OH माइनस है और 80 NH4 OH है। अभी 20 20 80 की जो बात करें ये बस समझने के लिए है कि हमें ये समझ में आ रहा है NH4OH अभी भी सॉल्यूशन में है इसी फॉर्म में, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। नंबर को आप इग्नोर करके ये इतना डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि जब ये NH4OH हम एक्वा सॉल्यूशन में लिया है तो ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ज्यादा अमाउंट किसका होगा, इसका होगा। अब आते हैं, हमने जो इसका सॉल्ट लिया था वो सॉल्ट कौन सा होगा, NH4Cl, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। तो जब ये होगा, हमने देखा है कि जो सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। तो अगर हमने इसका भी लेट सपोज 100 लिया है तो इधर क्या बना देगा, 100 ही बना देगा, क्या NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी 100 होगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा हमने एसिडिक में भी देखा था। तो हम देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्या बचा है हमारे पास, 100 NH4 प्लस एंड 100 Cl माइनस, यानी हमारा ये बफर सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसमें ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हैं, इस तरह फॉर्म में है। ठीक है, अब हम सिमिलरली जैसे पिछले देखा था वैसे करूंगा मैं कि हम इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दे। तो एसिड हमने ऐड कर दिया, कौन सा एसिड ऐड कर दिया, HCl, और HCl जब ऐड करेंगे तो ये सिमिलरली H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसमें जो H प्लस है उसको देख लेते हैं कि कौन उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो H प्लस है और हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये NH4OH। तो जो NH4OH है इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और ये क्या दे देगा, NH4 प्लस प्लस H2O। ठीक है, NH4 प्लस प्लस H2O दे देगा। ठीक है, अब जो ये H प्लस है, H प्लस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, NH4OH। तो हमने जो पहले जैसे देखा था इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड बेस, क्योंकि ये बेस था और ये रिजर्व में था ताकि H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सके, तो इसको हम कहते हैं रिजर्व बेस। अब अगर हम बेस डालते हैं तो बेस का क्या होगा, हमने बेस डाल दिया कोई NaOH। जब NaOH डाल दिया तो ये NaOH क्या होगा, किस तरह से डिसोसिएट करेगा, NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। जब Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और उसको कौन यूटिलाइज कर लेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस था ये, तो ये क्या बना देगा, NH4 प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NH4OH। और ये जो NH4OH है ये थोड़ा सा NH4 प्लस और OH माइनस फिर से रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि स्लाइट चेंज आएंगे जो कि हम मिनिमाइज कर देते हैं, जिसको हम इनसिग्निफिकेंट मान के नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि H प्लस और OH माइनस को किस तरह से सॉल्यूशन ने खुद ब खुद यूटिलाइज करके इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दिया। अब हम सिमिलरली उसी की तरह बात करेंगे कि जब यहाँ पे NH4 जो OH माइनस था उसको किसने यूटिलाइज किया, उसको NH4 प्लस ने यूटिलाइज कर लिया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिजर्व्ड एसिड। वेरी गुड। यहाँ से हमने मैकेनिज्म देख लिया कि कैसे हमारा एसिडिक बफर और बेसिक बफर अपने पीएच को रेजिस्ट कर रहा है। अब आगे हमें पीएच के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा मेन कंसर्न है कि कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन होता है, हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं, उसको समझना पड़ेगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर हम जो से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे और आगे इस पूरे बफर सॉल्यूशन के टॉपिक को हम क्लोज कर देंगे। थैंक यू।